कहानी की शुरुआत वर्ष 1949 में होती है। यह वह समय है जब पृथ्वी एक बेजान और नष्ट हो चुकी दुनिया बन चुकी है। जो ग्रह कभी जीवन और सुंदरता से भरा हुआ था, वह अब सूखा, बंजर और टूटा फूटा है, क्योंकि रासायनिक युद्ध ने इसे भयंकर नुकसान पहुंचाया है। जो शहर कभी भीड़ भाड़ और लोगों से भरे रहते थे, वे अब खाली पड़े हैं। उनकी ऊंची इमारतें अतीत की टूटी हुई हड्डियों जैसी लगती है। से एक बड़ी आपदा में लगभग पूरी मानव आबादी खत्म हो गई थी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। कहानी अब उन कुछ लोगों पर केंद्रित है जो किसी तरह बच गए और इस नष्ट हो चुकी दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक है डार्विन, एक युवा लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक भूमिगत बंकर में बिताई है, इसलिए यह छुपा हुआ शेल्टर ही उसका एकमात्र सुरक्षित स्थान था। डार्विन की जिंदगी बहुत शांत और दोहराव वाली है। हर दिन बिल्कुल एक जैसा लगता है। उसकी दुनिया से एकमात्र जुड़ाव उसके कंप्यूटर की चमकती स्क्रीन है। वह हर सुबह उठकर सिस्टम ऑन करता है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उसे अपनी माँ से कोई संदेश मिले, पर स्क्रीन पर हमेशा वही दर्दनाक संदेश दिखता है। वह अब भी सो रही है। जवाब कभी नहीं मिलता। फिर भी डार्विन रोज अपनी माँ को संदेश टाइप करता रहता है। उसके शब्द किसी खाली जगह में भेजे जाते हैं, जहां से कभी कोई जवाब वापस नहीं आता। कभी कभी ये खामोशी टूटती है उसके पुराने दिनों की यादों से, रंगों, हंसी और प्यार से भरी दुनिया की यादें। लेकिन ये यादें उसे और दुख देती हैं, क्योंकि वे उसे वो सब याद दिलाती हैं जो उसने खो दिया। डार्विन कभी कभी अल्ट्रासाउंड शॉवर लेता है, एक ठंडा बिना छुए होने वाला नहाने का तरीका। लेकिन ज्यादातर वह अपनी कुर्सी पर लौट आता है और स्क्रीन घूरता रहता है। वह आशा और अकेलेपन के बीच फंसा हुआ है। हालांकि वह अकेला रहता है, फिर भी वह महत्वपूर्ण काम करता है। उन्नत तकनीक की मदद से वह सतह पर मशीनों को दूर से नियंत्रित करता है, जो जरूरी खनिज इकट्ठा करती हैं ताकि भविष्य के लिए बेहतर शेल्टर बनाए जा सके। पृष्ठभूमि में लगातार एक न्यूज़ प्रसारण चलता रहता है, जो सभी को याद दिलाता है कि बाहर जाना गैरकानूनी और बेहद खतरनाक है। क्योंकि हवा अब भी जहरीली मानी जाती है, उसका खाना भी मशीनें ही लाती है। वह कंप्यूटर पर आदेश देता है और कुछ ही मिनटों में उसका भोजन सामने रख दिया जाता है। तकनीक पर भरोसा तो है, लेकिन इस सुविधा में जीवन की खालीपन भी महसूस होता है। काम, खाना और वीडियो गेम, यही उसकी दिनचर्या है। लेकिन गेम्स भी उसे असली खुशी नहीं दे पाते। वे कुछ समय के लिए ध्यान भटका देते हैं, बस इतना ही। रातें और भी कठिन होती हैं। उसे डरावने सपने आते हैं, जिसमें वह अपनी माँ को देखता है कि वह उसे बंकर में अकेला छोड़कर चली गई है और उन्होंने आज़ादी दिलाने का वादा तोड़ दिया है। ये सपने उसे डर, दुख और गहरी अकेलेपन की भावना से भर देते हैं। एक सुबह जब वह सतह पर एक मशीन को नियंत्रित कर रहा होता है, स्क्रीन पर उसे कुछ अजीब दिखता है। एक कुत्ता, असली जिंदा कुत्ता। धरती पर जीवन का ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। वह ध्यान से देखता है कि कुत्ता अचानक झाड़ियों में खींच लिया जाता है। तभी उसका वर्चुअल टीम लीडर उसे टोक देता है, काम जारी रखें। जिज्ञासा का वह पल उसके हाथ से निकल जाता है। कुछ समय बाद उसकी दिनचर्या अचानक टूट जाती है। एक शक्तिशाली तूफान आता है और उसका बंकर बिजली खो देता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। मशीनों की आवाज गायब हो जाती है और ऊपर से गरज और बारिश की आवाज आने लगती है। घबराकर वह आपातकालीन बटन दबाता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। घंटे बीतते बीतते 2 दिन हो जाते हैं। उसका ऑक्सीजन सिस्टम खराब होने लगता है, हवा पतली होती जा रही है, कंप्यूटर बार बार फेल हो रहा है। स्थिति मिनट मिनट खतरनाक होती जा रही है। उसे एहसास होता है कि कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। अंत में वह हिम्मत करता है। मास्क पहनकर वह बंकर का भारी दरवाजा खोलता है। पहली बार वह असली दुनिया में कदम रखता है, लेकिन उसका मास्क अलार्म बजाने लगता है। ऑक्सीजन कम है। डरकर वह वापस बंकर में लौटता है, मास्क उतार देता है, यह सोचकर कि जहरीली हवा उसे मार देगी।
लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ मिनट, उसे एहसास होता है कि हवा अब जहरीली नहीं रही। वह सांस ले सकता है। उम्मीद की एक नई किरण जगती है। वह कुछ सामान इकट्ठा करता है और बंकर से बाहर निकल पड़ता है, अपनी मां को ढूंढने। सालों तक बैठने से उसका शरीर कमजोर है। बस 10 फीट चलने में ही वह कांपने लगता है। धूप चुभती है, भूख उसे कमजोर करती है, लेकिन वह चलता रहता है। उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, सालों बाद किसी जीवित प्राणी की आवाज। रास्ते में वह मदद मांगने की कोशिश करता है, पर गिर पड़ता है। क्रेडिट उपलब्ध नहीं। पॉइंट। तभी उसे दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वही आवाज जो उसने स्क्रीन पर सुनी थी। वह आवाज उसका हौसला बढ़ाती है। वह उसका पीछा करता हुआ एक सुंदर हरी भरी जंगल तक पहुंच जाता है। जमीन यहां जीवित और स्वस्थ लगती है, लेकिन थकावट से उसका शरीर जवाब दे देता है और वह पेड़ों के बीच सो जाता है। जागने पर उसे मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। और तभी वह एक लड़की को देखता है, ड्रा, जो उस कुत्ते की मालिक है। वह उसे जिज्ञासा और सावधानी से देखती है। डार्विन कई सालों बाद किसी इंसान से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज मुश्किल से निकलती है। उसकी हालत देखकर ड्रा एक अलार्म बजाती है। आसपास के कुछ और जीवित लोग जो बंकरों से भागकर बाहर रह रहे हैं, वहां आ जाते हैं। उनमें से एक है लिलियन, एक बुजुर्ग महिला। वह बच्चों को छुपने को कहती है और डार्विन की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। वह उससे दयालुता से बात करती है। डार्विन उसकी बात समझता है, लेकिन बोल नहीं पाता। उसने मशीनों के सहारे ही संवाद करना सीखा था। लिलियन उसे खाना देती है। डार्विन जमीन पर बैठकर धीरे धीरे खाना खाता है और लिलियन के कोमल शब्द उसे शांत करते हैं। पहली बार उसे लगता है कि वह किसी जगह का हिस्सा है। वह रात वहां बिताने के लिए सहमत हो जाता है। उसे एक आरामदायक गद्दा दिया जाता है। वह लेटता है और वर्षों में पहली बार शांत महसूस करता है, पर खुद से कहता है कि वह यहां हमेशा नहीं रह सकता। उसे अपनी मां को ढूंढना है। बाद में वह सबके साथ बैठकर चाय पीता है। अपने जीवन में पहली बार चाय का गरम, सुकून देने वाला स्वाद उसे हैरान कर देता है। वह थोड़ा और इंसान जैसा महसूस करता है। लिलियन उससे सवाल पूछती है। एक लड़का, स्टीवन, समझ जाता है कि डार्विन बोल नहीं पा रहा। वह डार्विन के हाथ पकड़कर उन्हें कीबोर्ड टाइप करने जैसा हिलाने को कहता है, ताकि वह उसकी बात पढ़कर दूसरों को बता सके। इस तरह वे संवाद करने लगते हैं। उसकी खामोशी में भी एक खूबसूरती है, एक नई शुरुआत की। डार्विन अब भी इस नए संसार से पूरी तरह परिचित नहीं है। यह उसके लिए अजनबी है, उलझन भरा भी है, लेकिन फिर भी गर्मजोशी से भरा, दयालु और इंसानी। वही सब कुछ जिसकी उसे सारी जिंदगी कमी महसूस हुई थी। शाम ढलते ही जब सूरज डूबते हुए कैंप में लंबी परछाइयां बनाता है, दार प्यार से डार्विन की त्वचा पर सनस्क्रीन लगाती रहे। शुरुआत में वह चौंक जाता है। उसे किसी के स्पर्श की आदत नहीं। उसके पुराने जीवन में हर बातचीत सिर्फ स्क्रीन के जरिए होती थी, लेकिन अब वह दार के हाथों की कोमल, सावधान लय पर भरोसा करना सीख रहा है। बच्चे और दार उसे टैग खेलने का तरीका सिखाते हैं। धीरे धीरे डार्विन उनमें से एक बनता जा रहा है। अब मैं पकड़ने वाला हूं और मुझे किसी को छूना है। वह सीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर अब भी मां से जुड़े सवालों का तूफान चलता रहता है। उसे पता है कि लिलियन और उसका परिवार उसके इन सवालों का जवाब नहीं जानते। उसकी बेचैनी समझकर दार उसे धीरे से बताती है कि अगर वह अपनी मां को देखने जाना चाहे तो कोई उसे नहीं रोकेगा, लेकिन अभी के लिए उसे आराम करना चाहिए। उस रात डार्विन सो जाता है, पर उसके सपने डर से भरे होते हैं। वो खुद को मां की तलाश करते हुए देखता है। तभी एक भयानक उड़ने वाला ड्रोन उसे पकड़ लेता है। ड्रोन उसके मन को स्कैन करता है और ठंडी आवाज में उन लोगों के बारे में पूछताछ करता है जिनसे वो मिला है। अगली सुबह दार उसे सालों बाद पहला असली शॉवर लेने में मदद करती है।
नए माहौल में पूरी तरह कपड़े उतारने में उसे झिझक होती है, इसलिए वो कपड़ों समेत ही नहाने की कोशिश करता है। दार धैर्य से उसे साफ होना सिखाती है। लिलियन दूर से देखती रहती है। वो जानती है कि यह अनुभव डार्विन को खुद करना होगा। ये थी। इसके बाद डार्विन साफ कपड़े पहनता है और अब वो इस परिवार का हिस्सा जैसा लगने लगता है। दार उसे सरल हाथ के इशारों के जरिए जवाब देना सिखाती है। थोड़ा सहज महसूस करते हुए डार्विन कैंप में कुछ और समय रहने का फैसला करता है। वो बिना शब्दों के ही सभी को अपने आभार का एहसास करवाता है। अगले कुछ दिनों में उसकी एक नई दिनचर्या बन जाती है। दार उसे बीज बोना और धरती की देखभाल करना सिखाती है। मिट्टी में उनके हाथ साथ साथ चलते हैं और चुपचाप यादें बनती जाती है। धीरे धीरे डार्विन अपनी आवाज वापस पाता है। क्या नया है? दार पूछती है। मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह बोलता है। शब्द उसके मुंह में अजनबी लगते हैं, लेकिन वह प्रयास करता है। वह लिलियन की छोटी छोटी कामों में मदद करने लगता है। टेबल लगाना, सामान लाना, इन सरल कामों से उसे अपनापन महसूस होता है। लिलियन अपनी बेटी और डार्विन के बीच बनते खास रिश्ते को महसूस करती है। कैंप में जीवन शांत और सुरक्षित है। एक छोटा सा सुरक्षित द्वीप, खतरों से भरी दुनिया के भीतर। लेकिन यह शांति पूरी नहीं है। ऊपर बादलों में छिपा एक सरकारी ड्रोन लगातार निगरानी कर रहा है। एक दोपहर सब लोग थोड़ा मजा करने का फैसला करते हैं। दार उसे वॉल्ट्स नृत्य सिखाती है। बदले में डार्विन उसे वीडियो गेम्स वाले अपने मजेदार तेज डांस मूव्स दिखाता है। यह मुलाकात दो अलग अलग दुनियाओं का प्यारा मेल है। जंगल में घूमते समय दार उसे अपने पिता के बारे में बताती है, कैसे उन्होंने कानून तोड़कर समुद्र में नई जिंदगी शुरू की ताकि अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे सके। वह अपने पिता के संघर्ष की बात करती है और धीरे से यह भी कहती है कि काश डार्विन उसके साथ ही रहता। पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरा संसार सामने फैला हुआ है, दार अंत में कहती है कि वह उसे प्यार करती है। वे एक कोमल चुम्बन साझा करते हैं, एक शांत वादा। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य गाते हुए कैंप लौट रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका सुकून टूट जाता है। स्टीवन उन्हें चुप रहने को कहता है। बेथ गलती से अपना रुमाल गिरा देती है और एक गुजरता ड्रोन उसे देख लेता है। वह तुरंत अलार्म भेजता है। सभी लोग छुपने को दौड़ते हैं। किस्मत से ड्रोन आगे बढ़ जाता है। कैंप लौटकर तनाव बढ़ जाता है। बेथ गुस्से में अपनी मां को दोष देती है कि डार्विन को रहने देने से सब खतरे में पड़ गए। लिलियन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जानती है कि बेथ सही है। उन्हें अब कुछ समय के लिए छुपना पड़ेगा। शाम को दार डार्विन के कमरे में जाती है और गद्दे को खाली पाती है। डर से उसका दिल कस जाता है। वह बाहर भागती है और उसे अंधेरे में खड़ा पाती है। तुम्हारा बिस्तर खाली था, वह घबराहट में कहती है। डार्विन उसे बताता है कि वह जा रहा है। वह यहां नहीं रह सकता। अगर उसकी वजह से सब खतरे में पड़ सकते हैं। दार का दिल टूट जाता है। आंसुओं में वह कहती है कि उसे पता था ये दिन आएगा। जब वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, दार खामोशी से दूर चली जाती है। लिलियन भी अलविदा कहने आती है। डार्विन उसे बताता है कि वह अपनी मां को ढूंढने जा रहा है और उन्हें भी इसी तरह की सुरक्षित जगह लाएगा। जंगल में कहीं दार अकेली रोती है, उस प्यार के लिए जिसे वह अभी खो चुकी है। अब डार्विन अकेले जंगलों से होकर चलता है। वह अब चुपचाप चलना जानता है, ड्रोन से बचना जानता है। वह उस कम्युनिकेशन मशीन तक पहुंचता है और लिलियन की दी हुई चाबी से अपनी मां को कॉल करता है। कांपती आवाज में वह उनसे अंदर आने की अनुमति मांगता है। कनेक्शन मिलते ही वह सीधा उनकी ओर बढ़ता है। वह विशाल धातु के दरवाजे पर पहुंचकर बोलता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हवा अब सुरक्षित है। मैं अभी सांस ले रहा हूं और हवा साफ है। इस पहले तो कोई जवाब नहीं आता। फिर चेतावनी की आवाज होती है,
एक ड्रोन उसे पहचान पूछता है। डार्विन तुरंत झूठ बोल देता है कि वह पूरे समय बंकर के अंदर ही था और बस मदद लाने बाहर आया था। ड्रोन उसकी बात मान लेता है और उसकी मां को फिर बाहर ना आने की चेतावनी देकर चला जाता है। अंततः दरवाजा खुलता है। उसकी मां सामने खड़ी है, थकी हुई, डरी हुई और सालों की अकेले